Good morning, students. This is third lecture for NMR spectroscopy, BSc Part 3, Paper 2. इससे पहले वाले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में, कि नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें बता रहे हैं कि कितने तरीके के प्रोटॉन्स हैं, कितने तरीके के केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं. आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स. पोजीशन ऑफ सिग्नल्स हमें बताती है कि इस प्रोटॉन का एनवायरनमेंट कैसा है. उसको समझने के लिए लेट अस स्टार्ट विथ न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग. ये हमारा माने हम कि ये स्पिनिंग न्यूक्लियस है और इस स्पिनिंग न्यूक्लियस को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा H0. इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका बॉन्ड जैसे CH बॉन्ड है तो CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी सर्कुलेट होने लगते हैं. यानी ये इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन इस स्पिनिंग न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड कर रहा है, परिरक्षित कर रहा है ना. तो इस इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन की वजह से एक और चीज़ होती है कि एक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जिसे हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं ना. तो हुआ ये कि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन जो है ये इसको शील्ड कर रहा है. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा ये शील्ड होगा. शील्ड होने का मतलब कि जितनी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उतनी ही ये फील नहीं कर रहा, ये अप्लाइड फील्ड कम फील कर रहा है. और सिग्नल लाने के लिए हमें अप्लाइड फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, है ना. अगर ये शील्ड कर रहे हैं और उस शील्डिंग की वजह से रेजोनेंस में लाने के लिए, हमें सिग्नल तब मिलता है जब रेजोनेंस में होते हैं, तो रेजोनेंस में लाने के लिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी पड़ेगी. यानी हमारा सिग्नल, हम कहते हैं इसी सिचुएशन के अंदर कि अप फील्ड पोजीशन के ऊपर आता है. वही अगर ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो हल्का हो, कम हो जाए, तो ये जो अप्लाइड फील्ड है ये एक्चुअल फील्ड जो प्रोटॉन के ऊपर एक्ट कर रहा है उससे बढ़ जाता है. मतलब हमें कम चाहिए होएगा और ऐसी सिचुएशन के अंदर हम उसे कहते हैं प्रोटॉन डी शील्डेड है. और डी शील्डेड प्रोटॉन जो है वो डाउनफील्ड सिग्नल देता है, डाउनफील्ड पोजीशन के ऊपर सिग्नल आता है. अभी अपफील्ड और डाउनफील्ड सिग्नल हम अभी बात करेंगे. अभी खाली ये समझिए कि ये न्यूक्लियर शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या है. यानी मॉलिक्यूल को अगर हम मॉलिक्यूल अपने आप को किस तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओरिएंट करता है ये डिसाइड करता है कि उसके प्रोटॉन्स के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा. अलग अलग एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये देखिए बेंजीन का मॉलिक्यूल. जब बेंजीन का मॉलिक्यूल हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो बेंजीन के अंदर भी हमें पता है कि ऊपर और नीचे एरोमेटिक स्टेट होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सर्कुलेशन होता है ना. और ये हमारा इंड्यूस्ड या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ. और ये देखा गया कि प्रोटॉन के ऊपर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, हम कहते हैं रेनफोर्स कर रहे हैं, तो सिग्नल जो है वो डाउनफील्ड पोजीशन के ऊपर जाता है ना. ये देखिए प्रोटॉन के ऊपर ये ऑपोजिट नहीं है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है. तो जो बेंजीन के प्रोटॉन्स हैं, अगर बेंजीन के प्रोटॉन्स इसकी सिचुएशन की वजह से है, अगर बेंजीन के प्रोटॉन्स अंदर होते हैं तो डेफिनेटली वो ऑपोजिट होते हैं ना. लेकिन बेंजीन के प्रोटॉन्स क्योंकि बाहर हैं और ये वहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ये सिग्नल्स हमें डाउनफील्ड पोजीशन पर मिलेंगे. दूसरा एग्जाम्पल लीजिए इथाइलिन का. इथाइलिन मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर भी, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन हो रहा है और इसकी वजह से ये हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर भी जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ये दोनों आपस में एक दूसरे
के सेम अलाइंड है, रेनफोर्स कर रहे हैं, यानी इथाइलिन मॉलिक्यूल के प्रोटॉन्स भी डाउन फील्ड पोजीशन पे आएंगे, लेकिन इतने डाउन फील्ड पे नहीं आएंगे जितने बेंजीन के आते हैं। अब आइए, बिल्कुल मॉलिक्यूल तो सेम है, लेकिन एसिटिलीन का मॉलिक्यूल देखिए, इथाइलिन ने इस तरीके से ओरिएंट किया अपने को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जबकि एसिटिलीन अपने आप को ऐसे ओरिएंट करता है ना। मॉलिक्यूल कैसे अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंट करता है, उसको कहते हैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, है ना। तो ये जो एसिटिलीन मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से ओरिएंट करता है। वही इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन ऐसे सिलेंड्रिकल तरीके से हो रहा है, और ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। और यहाँ देखिए, हम सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जहाँ प्रोटॉन है वहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में ऑपोजिट है। ये देखिए, ये सिचुएशन इथाइलिन के कंपैरिजन में डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन्स हैं ये अब फील्ड पोजीशन के ऊपर आते हैं एज कंपेयर टू इथाइलिन मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल देखिए, एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स। अगर एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स हम देखें तो ये एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स के अंदर यहाँ पर भी वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई दे रहा है, और प्रोटॉन्स के ऊपर देखें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में है। और यही कारण है कि एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा डाउनफील्ड पोजीशन के ऊपर आते हैं। अगर हम डाउनफील्ड और अपफील्ड को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा, अगर हम बात करेंगे कि ये ज़ीरो हमने क्या लिया है, ये हमारा अपफील्ड पोजीशन है, और ये हमारा डाउनफील्ड। यानी 0 to 10 की स्केल के ऊपर 0 से पास में आने वाले सिग्नल्स अपफील्ड पोजीशन की तरफ शिफ्ट हुए कहेंगे, और नीचे की तरफ जाने वाले डाउनफील्ड पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हुए कहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस तरीके से ओरिएंट करता है, उस पर डिपेंड करता है कि ये प्रोटॉन्स आपस में, या प्रोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन या सिग्नल हमें कहाँ मिलेगा। और यही एक्चुअली केमिकल शिफ्ट है कि इस तरीके के जो शिफ्ट्स हैं, जो शील्डिंग और डीशील्डिंग की वजह से आ रहे हैं, इन्हें ही हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं, है ना। तो एक प्रोटॉन जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन नहीं है ना, वो एक शील्डेड प्रोटॉन के कंपैरिजन, या हम कहें कि एक शील्डेड प्रोटॉन जो है वो उस प्रोटॉन के कंपैरिजन में हायर अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, जबकि जो डीशील्डेड प्रोटॉन है उसको लोअर अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। तो शील्डेड प्रोटॉन जो है वो अपफील्ड पोजीशन के ऊपर शिफ्ट एब्जॉर्ब करेगा, और डीशील्डेड प्रोटॉन्स जो है वो डाउनफील्ड शिफ्ट के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो प्रोटॉन्स हैं क्यों एक ही जगह पर एब्जॉर्ब नहीं करते। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर प्रोटॉन्स अगर एक ही जगह पर एब्जॉर्ब करते तो हमको एक ही सिग्नल मिलता और उसका कोई फायदा नहीं होता।